राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग प्लेटफॉर्म रुकमनी का बिहार एसएससी 12th जो एग्ज़ाम था उसका हम लोग टेस्ट सीरीज 20 तक कर चुके थे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 21 देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे 214 से लेके 232 आर्टिकल तक, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और अगर बात करें कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब इसका नाम प्रयागराज है इलाहाबाद का, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें मनसबदारी प्रणाली की, तो मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। देखिए, अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता ही मनसबदारी प्रथा थी। भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। और मनसबदारी प्रथा अगर बात का आरंभ कब हुआ थी, 1574 में अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। मनसब का एक अरबी शब्द है, अगर जिसका अर्थ का बात करें तो होता है पद नाम, ठीक है फ्रेंड्स, पद नाम। मनसब का मतलब होता है पद नाम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हुआ क्या कि भारत बांग्लादेश की जो भूमि समझौता हुआ था, ये दोनों के बीच में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान से संबंधित है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र, ठीक है, तथा भारत को बांग्लादेश से 51 क्षेत्र प्राप्त हुआ था। देखिए, परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र से घिरा होता है। भारत के परिक्षेत्र पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें 99वां संविधान संशोधन का, तो 99वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये 2014 में था, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था, ठीक है। इस संशोधन के तहत नया प्रावधान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था को 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेरर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रद्द कर दिया और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। तो फ्रेंड्स ये 1837 में किया था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम द्विभाषीय आधार पर पढ़ने में सफलता पाई और अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत करते हैं। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथलेनर ने की थी, तो आप इसको भी नाम याद रखेंगे। और अगर बात करें बृहद शिलालेखों की संख्या, तो ये 14 है, टोटल 14 शिलालेख हैं। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये सही है। और अगर हम बात करें इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें केवल ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गेहूं, आपको पता होगा गेहूं, ठीक है। देखिए कुछ और फसल, जैसे हमारा बात करें कॉफी का, तो कॉफी कर्नाटक जो राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है विश्व में कॉफी, तो ये ब्राजील। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन नामक एक एल्कोलॉइड पाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगर बात करें कि कॉफी की 2 उच्च प्रणाली किसमें कौन सी है, तो एक है रोबस्टा, एक है लिबेरिका, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को जन्मदिन है किनका, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही है। 15 जून 2007 को संयुक्त राज्य महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए
मतदान हुआ। सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया है। और आप ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पटना जिला में ही है नखास पिंड, तो इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और अगर बात करें कि प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करती है 1942 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, करो या मरो का। और अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, जो 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन का, तो खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट होता है, 1919 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1919। इसमें अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। और आपको एक डेट याद रखना है 17 अक्टूबर का फ्रेंड्स। ठीक है ना, 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर हम बात करें संविधान में संघीय शब्द का यूज कहीं नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बात करें तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ना कि संघीय शब्द का यूज किया गया है। और संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भारत शासन अधिनियम द्वारा जो 1935 का था, उसमें सर्वप्रथम संघीय ढांचा को उल्लेख किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न से कौन सी नदी बनाती है। तो फ्रेंड्स ये चिनाब नदी बनाती है। ठीक है ना, चंद्रा और भागा से कौन सी नदी बनती है, चिनाब। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भाग कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। चिनाब नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1180 मीटर है फ्रेंड्स। ठीक है ना, 1180 मीटर इसकी लंबाई है। चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी में मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाबूजी के उपनाम से किसे याद किया जाता है। फ्रेंड्स तो ये याद किया जाता है जगजीवन राम को। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबूजी के नाम से इनको याद किया जाता है। देखिए कुछ और भी उपनाम है जो आप उपनाम याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि व्योवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकनायक, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, और गुरुजी ये कहा जाता है एम.एस. गोलवलकर का इन लोग का उपनाम है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते श्री कृष्ण को, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इनको बापू कहते हैं, महात्मा गांधी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें अनुसूची का, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें 91वां संविधान संशोधन भी दल बदल से संबंधित संशोधन था। इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य संख्या का 15% भी निर्धारित किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, छोटे राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री सहित। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लिब्राहन आयोग का बात करें तो ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, शाह आयोग जो है, शाह आयोग का बात करें तो ये संबंध आपातकाल, ठीक है, के समय में की गई जातियों की जांच के लिए थी। ठीक है, और अगर हम बात करें नानावती आयोग, तो नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे के जांच से था। ठीक है, और देखिए अब आते हैं बलवंत राय मेहता समिति पे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है, तो 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 ईस्वी में किया गया था। और बलवंत राय जो मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है, और एक और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है,
अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने स्वदेश ले गया था? तो फ्रेंड्स ये किया था नादिर शाह ने, ये आक्रमण नादिर शाह ने किया था और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अटैक कब करता है? तो 1739 में, ठीक है ना, 1739 में ये दिल्ली पर अटैक करता है, ठीक है, और उसके बाद ये सब लूट के ले जाता है। अगर बात करें उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ये मोहम्मद शाह, ठीक है फ्रेंड्स, आप नाम याद रखेंगे, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय मुगल शासक था, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसका सेनापति बना था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। मयूर सिंहासन में बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था, आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह। और बात करें पानीपत की तृतीय युद्ध, ये 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में होती है, जिसमें मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? देखिए अंतिम पंघाल कुश्ती खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। अब देखिए बात करें बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अगस्त 2023 में कजाकिस्तान के एटलिन सागेयोवा को हराकर U20 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया था इन्होंने। और अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं और इनका संबंध कुश्ती के खेल से है, ठीक है, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडों के लिए तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम में है, तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रचलित है। और अगर बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? ये गुजरात में जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर बात करें बांदीपुर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहाँ पे है? ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है बाघों के लिए। पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है ये केरल में है और हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? न्यास के संसाधन की गति पर, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया सामाजिक आर्थिक दर्शन को क्या कहा जाता था? ट्रूथशिप, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो सबसे पहले देखा गया था फ्रेंड्स एतामादौला का मकबरा, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एतामादौला का जो मकबरा है फ्रेंड्स ये आगरा में स्थित है और इसे नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, ये है आगरा में, ठीक है, ये आगरा में स्थित है और नूरजहां ने इसको बनवाया था, एतामादौला का जो मकबरा है, ठीक है। और अगर हम बात करें अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा, ठीक है ना, सिकंदरा जो कि यूपी में है, इसका निर्माण जहांगीर ने किया था। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था, ठीक है, गियास बेग को एतमादौला की उपाधि प्राप्त किया गया था, मतलब मिला था उपाधि, तो ये उन्हीं के नाम पे था, एतमाद-उद-दौला, ठीक है, ये नूरजहां के पिता के नाम पे था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था? ठीक है, तो ये नामित किया गया था फ्रेंड्स शंकर सुब्रमण्यम को, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। L1 जो कि ये आदित्य मिशन था, ठीक है, सूर्य के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इस अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। तो इनके जो अगर बात करें कि वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक कौन थे, तो ये शंकर सुब्रमण्यम थे, ठीक है। देखिए और अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इस मिशन को नेतृत्व इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शाह जी ने किया था, ठीक है, इसका नेतृत्व निगार शाह जी ने किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर से जुड़े हुए एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव में, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। देखिए अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये अंटार्कटिका में
लैम्बर्ट ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स ये बनवाया था अशोक ने, अशोक द्वारा ये बनाया गया था। देखिए ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है फ्रेंड, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के एमपी में आपको मिलेगा, रायसेन जिला में ये है, ठीक है। सांची स्तूप की खोज जो है ना ये जनरल टेलर ने तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई शेर की, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स ये स्थापित है अपने पटना में, ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित है। देखिए डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है, ठीक है ना, कहलगांव। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉक्टर आर के सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे डॉल्फिन मैन डॉक्टर आर के सिन्हा को, जो कि पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको कहा जाता है। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में ही पाई जाती है। डॉल्फिन की लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए नागार्जुन बांध किस नदी पर बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पे बनी है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप बात करें मेट्टूर बांध तो ये कावेरी नदी पे बनी है, मेट्टूर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बनी है, ठीक है। त्रिवेणी बांध गंडक नदी पे बनी है और पंचेत बांध झारखंड में स्थित है, तो आप ये सब याद रखेंगे बांध के नाम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार नहीं है, देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, ये 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया। नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही बचे और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और अनुच्छेद 360A में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करके भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश इनकी अभिरक्षण करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था है वो उच्चतम न्यायालय है और भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब देखिए भारत की जो राष्ट्रपति हैं या उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद अगर हम देख लें तो राष्ट्रपति जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से संबंधित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का तो 75 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो अगर बात करें उच्चतम न्यायालय का तो ये 1 to 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे राज्यसभा का 80, संसद का 79 और महान्यायवादी का 76 और उपराष्ट्रपति का फ्रेंड्स होता है 63 आर्टिकल संबंधित है। राज्यपाल का 153 से, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल आप याद रखेंगे जो कि बार बार पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो फ्रेंड ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है फ्रेंड्स। तो ये आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम देखने को मिलेगा कानपुर में, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टेडियम जैसे कि अगर बात करें बेंगलुरु में तो बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और अगर हम बात करें एक और काफ़ी फेमस स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कोलकाता में आपको ईडन गार्डन या तो फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम देखने को मिलेगा। और अहमदाबाद में जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया था। तो 1919 में भारत के गवर्नर जनरल वो गवर्नर को वाइसराय कौन थे फ्रेंड्स, ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था इस समय। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस एक्ट को ना काला एक्ट भी कहा जाता था, काला कानून। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अब देखिए बात करके मिंटो, तो ये मिंटो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक, 1828 से लेकर 35 तक ये था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है ना।
तो ये हुआ था फ्रेंड्स कहाँ, तो ये हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यानी कि यूएनओ ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की है। इसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक पैदा करना, इसके लिए क्या करने किया गया, हर मतलब प्रतिवर्ष हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, ठीक है ना। स्वर्ण तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। देखिए भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। वह राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार के पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करता है। सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार तो फ्रेंड्स ये यूएसए के पास है, और सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश फ्रेंड्स है ये चीन है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता कौन देश है, तो ये भारत है। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि बाजार का असंतुलन अवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फॉर्म का अधिकार होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो बाजार का नियम दिया है जेबी सेन, ठीक है ना। तो ये जेबी सेन ने दिया था। जेबी सेन ने अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधित नियम को प्रतिपादन किया था। इस नियम को से के बाजार का नियम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो कैबिनेट मिशन है इसका आगमन कब होता है भारत में, तो 24 मार्च, ठीक है ना, 24 मार्च 1946 को, ठीक है ना। ये 1924 मार्च 1946 को भारत में आती है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना जो है प्रकाशन होता है कब, 1946 में 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो सर पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है, तो राज्य का अनिवार्य तत्व का बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रभु सत्ता शासन राज्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन जी डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य की उत्पत्ति का अनेकों सिद्धांत है, ठीक है। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली सक्षम संस्था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये था उराव जनजाति, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ताना भगत जो ये आंदोलन कब हुआ था, ये होता है 1914, ठीक है ना। 1914 से लेके 1920 तक ये चला था। 1914 से लेके 1920 तक ये तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर इलाके में, ठीक है ना, जो कि अब गुजरात सॉरी जो कि अब झारखंड में है, ये उराव जनजाति द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये जतरा भगत थे, ठीक है ना, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा तो कभी कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की भी बात किया करते हैं, ठीक है। इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत और गुरु रक्षित सिंचनी भगत आदि प्रमुख थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नौजवान सभा भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो फ्रेंड्स नौजवान भारत सभा जी सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प प्रतीक है। इसकी स्थापना 1926 में, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1926 में कौन, सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। अगर बात करें कि इनमें अन्य नेता तो उसमें भक्ति चरण बोहरा और छबील दास प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स त्रिरत्न। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है और ये त्रिरत्न का अनिवार्य अंग भी है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष एक जीवन में भी संभव है, मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए अब आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि फोक्स इन द रोड
फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन हैं। ठीक है ना, सी रंगराजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी रंगराजन। इसमें ऑप्शन सी ही हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर इसमें लिख दिया है सी रंगराजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें रघुराम राजन द्वारा, तो रघुराम राजन द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, अगर अर्जित पटेल का हम लोग देख ले तो उर्जित पटेल का ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन रिवर। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और प्रीति सेनॉय ने एक बुक लिखा था, उनका नाम था अ प्लेस कॉल्ड होम। ठीक है, रघुराम राजन द्वारा एक और पुस्तक है द थर्ड पिलर। हरीश मेहता द्वारा लिखा एक पुस्तक है द म्यूरिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी, सतपुरा की रानी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये पचमढ़ी को कहा जाता है और ये पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड। ठीक है, देखिए ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है और सतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन है, धूपगढ़ है और पंचमढ़ी प्रदेश मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है, तो ये NH2 जोड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2। ठीक है, अब देखिए NH1 और NH2, ठीक है, जो मिलाकर GT रोड कहलाता है, वर्तमान में NH44 का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है और इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। ठीक है, जाता है। केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड का गठन 2000 में तथा सीमा सड़क गठन की स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, बिहार राज्य द्वारा लिया गया फ्रेंड्स, ये 3 दिसंबर। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेता है। और अगर बात करें बिहार दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है और 11 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अजंता की गुफाएं गुप्त शासक द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्मित करवाया गया। अजंता की गुफाएं जो है 1983 में 1983 में, ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मौर्यकालीन कलाकृतियां बराबर की पहाड़ियों में मिलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों को प्रधानता रखता है कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ मंदिर आपको याद रखना है जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके निर्माण का बात करें तो चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, और अगर राजा रानी मंदिर का बात करें तो राजा रानी मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और अगर हम बात करें मुक्तेश्वर मंदिर का, तो मुक्तेश्वर मंदिर भी आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास देखने को मिलेगा और ये भगवान शिव के मंदिर है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा की बात किया जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें कैलिफोर्निया जो है ये ठंडी जलधारा है और ओयासियो भी फ्रेंड्स ठंडी जलधारा है और क्यूरेसियो जो फ्रेंड्स ये गर्म जलधारा है। ठीक है ना, तो 43 का जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हेलेंसिकी राजधानी है, तो फ्रेंड्स हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है और फिनलैंड जो ये उत्तरी यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और फिनलैंड का धरातल अत्यधिक विषम है। अधिकांश भूभाग पर चौरस ग्रेनाइट जैसे विस्तृत हैं जो हिमस्खलन से प्रभावित होते हैं और कोनधारी वनों से ढका हुआ है। नॉर्डिक देशों के अंतर्गत डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड तथा स्वीडन आता है। फिनलैंड की अगर मुद्रा का बात करें तो यूरो है और अगर हम आइसलैंड की राजधानी की बात करें तो इसका आइसलैंड का राजधानी हो जाएगा रिजवेरिक। ठीक है ना, रिजविक। और लाटविया की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड, तो लाटविया की राजधानी हो जाएगी रीगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में
मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स मार्कोनी पुरस्कार मिला है किनको? हरि बालकृष्णन को, ठीक है ना। हरि बालकृष्णन को 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हरि बालकृष्णन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि कुछ और प्रमुख पुरस्कार, इसमें 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आता है हुआ, तो ये आशा पारेख जी को मिला था। प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड जो 2023 में ये डेविड चिपरफील्ड को मिला है। और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार ये डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला था 2019 में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें गांधी जी का, तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र अतिथि के रूप में गांधी जी गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन पैक्ट होता है। इसके तहत बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा क्या है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। अब बात करें, देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई। ट्राम्बे में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। देखिए अगर बार्क के अनुसंधान परमाणु रिएक्टर है तो उसमें अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और ध्रुव ये सब शामिल है। देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया? तो फ्रेंड्स ये स्पेसएक्स का है, स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया। स्पेसएक्स एलोन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है और हाल ही में ट्विटर के लोगों को चिड़िया चिन्ह से हटाकर एक्स का नया लोगो के रूप में ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने लगाया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम और भी महारत्न कंपनियों की बात करें तो उसमें आ जाएंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि 13वां है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 13 टोटल महारत्न कंपनियां हो गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ और भी दिवस हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 7 अगस्त को हम लोग विश्व हस्तकरघा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के वो 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस शुभ अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा यानी कि चेंज करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक फॉर्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें हम लोग लिखते हैं C-O/100 डिग्री सेल्सियस -0 = F - 32 अपॉन हो जाएगा 212 - 32। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 66.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसका? तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र का। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगर बात करें कि केसर, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। विलो से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। शहतूत से हॉकी स्टिक और क्रिकेट स्टंप्स बनाए जाते हैं। विश्व में केसर का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश का बात करें तो फ्रेंड्स ये ईरान है, ठीक है ना। ईरान सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? फ्रेंड्स तो ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो सबसे सशक्त स्कंदन है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 को अकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लेपन के रूप में होता है। बेरियम का उपयोग चीनियों को साफ करने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की कमी वाले रोगियों और चोट के मामले में उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। ये धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो इसमें सबसे अधिक द्रव्यमान का बात करें तो फ्रेंड्स ये न्यूट्रॉन का है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाँकना, ठीक है ना। ये टाँकना प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें वल्कनीकरण में, तो वल्कनीकरण में क्या किया जाता है? रबर को कठोर और टिकाऊ बनाने हेतु गंधक मिलाया जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्राय शीशा और टीन से बने धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने या चढ़ाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए मोमबत्ती क्या करता है फ्रेंड्स? तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड ऑफ स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं। डेटॉल में, तो डेटॉल में फ्रेंड्स एनलोरॉक्सिलोलेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनलोरॉक्सिलेनोल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल त्वचा को कीटाणुओं से हटाता है। कटने और खरोच की वजह से होने वाले संक्रमण से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्रिसोल का प्रयोग जो है ना जीवित सतह पर सूक्ष्मजीवी संक्रमण तथा मृत सतह पर परजीवी संक्रमण का नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए इसका किया जाता है, क्रिसोल का यूज। अगर हम बात करें एंटीपायरेटिक्स का उपयोग तो ये ज्वरनाशी में किया जाता है, ठीक है। और एनाल्जेसिक का उपयोग ये दर्द निवारक के रूप में करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और जो एक प्रकार का समूह बनाते हैं वो कौन से संबंधित नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा गया फ्रेंड्स, ये पेंगुइन हो जाएगा। पेंगुइन इस समूह के नहीं है। देखिए स्तनपायी जो होते हैं फ्रेंड्स वो अंडे दे सकते हैं और इन्हें बीबीपेरस कहा जाता है। स्तनपायी का हृदय 4 कक्षीय वाला होता है। स्तनपायी केकड़े के माध्यम फेफड़े के माध्यम से फ्रेंड्स सांस लेते हैं। और प्लेटिपलस एक बत्तख मुंह जैसा स्तनधारी है जो स्तनधारी होने के कारण बच्चों को दूध भी तो पिलाते हैं लेकिन अंडे भी देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्लाइंग फ्रॉक्स और कंगारू दोनों स्तनपायी वर्ग के संबंधित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है 5 लीटर, ठीक है ना। 5 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 लीटर के आसपास। पुरुषों की तुलना महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। रुधिर एक तरह संयोजी ऊतक है। यह भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। और रक्त के अगर हम पीएच मान का बात करते हैं 7.4 होता है फ्रेंड, ठीक है ना। पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है। और अभिक्रिया को, ठीक है, फिर ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अभिक्रिया को लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण होता है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो पत्तियों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव में आपको लवक देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लवक जो है प्राय पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और लवक की खोज तो फ्रेंड्स ये हैकल ने की थी 1865 में, ठीक है ना। 1865 में हैकल द्वारा किया गया था, ठीक है, हैकल द्वारा किया गया था। और लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने किया था। देखिए अब इसमें बात करें तो रंग के आधार पर लवक के प्रकार देख लीजिए। एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लिए लवक होता है। एक वर्णीकरण या क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है। और एक है अवनी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन लवक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे फ्रेंड्स? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? फ्रेंड्स ये किसकी मौजूदगी में? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में रहने से रंगहीन हो जाता है, ठीक है। देखिए पीतल फ्रेंड्स ये कॉपर 70% और 30% जिंक के मिश्रण से बनता है, ठीक है। आप याद रखेंगे जो पीतल है कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, जिंक के मिश्रण से बनता है। कांसा में अगर बात करें कांसा तो ये कॉपर और टीन के मेल से बनता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक और निकेल से बना होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? फ्रेंड्स ये सिनेमा के पीछे का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें और इसमें पेरिस्कोप, तो ये ऐसी वस्तु को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है तथा जिसका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हार्मोन के किस रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए? तो ये है बी, ठीक है ना, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है ना। ऑक्सीटॉक्सिन ये हार्मोन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर में कुल 230 तरह का हार्मोन है जो शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें अगर बात करें एड्रीलेनिन हार्मोन का तो लड़ो या उरो हार्मोन कहते हैं इसको, आप ध्यान रखेंगे। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उरो हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीटॉक्सिन ये दूध जो स्राव में सहायक होता है महिलाओं के लिए। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या क्वासिरकोर नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या स्थानांतरित करती है फ्रेंड्स? ये ऊर्जा को करती है, ताप को करती है और माध्यम के। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें प्राथमिक उत्पादन कौन हो जाएगा? तो पौधे, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पादप। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्पैम। अवांछित है ना, अवांछित को स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें यूआरएल का, तो यूआरएल एक वेब एड्रेस या डोमेन नेम है या किसी विशिष्ट फाइल या डॉक्यूमेंट्री या वेबसाइट के पेज पर एक एड्रेस होता है। यूआरएल क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रोम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए आपको मैदा और खमीर की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। जैसे अगर बात करें खमीर तो ये ईस्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। मैदे के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और आटा फूल जाता है और ईस्ट और खमीर की प्रक्रिया में स्वादिष्ट, लजीज और फायदेमंद बनाती है। इडली, डोसा या दाल का ढोकला बनाने के लिए घोल में दही मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स एड्रीनल को, ठीक है ना। एड्रीनल को हम लोग लड़ो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं या आपातकालीन हार्मोन के नाम से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एड्रीनल, ठीक है। देखिए विपरीत परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए हार्मोन सहायता करता है। एक और है हमारे पास एप्रीनेफ्रिन, ये हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो फ्रेंड्स मलेरिया फैलता है एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रोगी बना देता है। इस रोग में जाड़े के समय बुखार आता है और आपको जो लाल रुधिर है ये नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए कुनैन के जो पत्ते हैं उनका औषधि का यूज किया जाता है। क्लोरोक्विन हो गया और या आप प्रीमाक्विन आदि यूज भी कर सकते हैं। तो मलेरिया के लिए एनाफिलीज मच्छर। अब आते हैं अमरबेल क्या है। तो अमरबेल क्या है फ्रेंड्स, ये एक पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है ना, ये पैरासाइट्स है। देखिए अमरबेल हरे पीले रंग की बिना पत्तों वाली किस्म की परजीवी लता है, ठीक है। इसकी अनगिनत शाखाएं अन्य पौधों के पेड़ों में लिपट जाती है और उसे अपना पोषण प्राप्त करती है। अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यह डायबिटीज, कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूत करने तथा प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74वां क्वेश्चन देखते हैं। का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ने जाने और पोषण तत्व में कमी के लिए। तो फ्रेंड्स ये है खाद्य विकृति, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य विकृति। देखिए इसमें होता क्या है कि खाद्य विकृति में कोई जो खाने लायक जो उत्पाद है वो उसकी जो सेवन हेतु वो अनुपयुक्त हो जाता है, मतलब उसको खाया नहीं जा सकता। इस तरह की प्रक्रिया के कारण कई तरह के बाह्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि उत्पाद के प्रकार का दुष्प्रभाव, साथ ही साथ उत्पाद को कैसे संवेष्टित और संग्रहित किया जाता है, जीवाणु और विभिन्न कवक खाद्य विकृति का कारण बनते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये खोज किया था मैक्सवेल ने, ठीक है ना, मैक्सवेल ने किया था। और इसकी खोज कब की गई थी फ्रेंड्स, ये 1864 में, ठीक है ना। आप डेट याद रखेंगे 1864 में। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत सेल और चुंबकीय सेल के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। सन 1900 में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, और यहाँ से गणित के क्वेश्चन शुरू होते हैं, गणित और रीजनिंग के। तो चलिए एक एक करके हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। थोड़ा देर हो रहा है फ्रेंड्स मैथ्स के वीडियो आने में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप बने रहें, हम लोग एक एक करके वीडियो जरूर डालते रहेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 77 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा 62 मीटर। 80 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1250। 81 का देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा 700। 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 84। 83 का ऑप्शन नंबर बी 39.7। 84 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 0। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। 86 देख लीजिए फ्रेंड्स, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%। 87 पे आते हैं। 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 625। अगर 88 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 89 का ऑप्शन नंबर बी 16.2/3 वर्ष। और 90 का 89 89 का बी हो गया। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर पर सेकेंड। 91 देख लीजिए। 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 132। 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए रेशियो बी। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 21। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30,000। 96 का देख लीजिए फ्रेंड्स। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6500। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:2। 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:√3। 100 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। 101 का बात करें तो 101 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी
अब आइए 102 से शुरू करते हैं। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 105 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का ऑप्शन नंबर डी। 107 का ऑप्शन नंबर बी। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 111 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। TS/R। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम। 114 का हो जाएगा बी अनीता। 115 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहन। 116 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवीं। 118 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 120 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 122 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 124 नंबर देखते हैं। 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। 125 देख लीजिए। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। 126 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर। 127 का देख लेते हैं। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए 129 नंबर देख लेते हैं। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 133 देख लेते हैं। 133 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 134 देख लीजिए। 134 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्मोपकरण या आर्टिफैक्ट। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 138 देख लेते हैं। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 139 का ये देखते हैं फ्रेंड्स। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। 142 का ऑप्शन नंबर सी कार्यालय। 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PQRS। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 मिनट। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेस्ट्स। आइए अब आगे देखते हैं। 147 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 148 देख लीजिए। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 149 आइए देख लेते हैं। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इसके 150 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसका आंसर की है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। फिर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हम लोग फिर से इसका टेस्ट सीरीज नंबर 22 लेके आएंगे। तो अब तक मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सीरीज में।
आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। कैसा आपको वीडियो लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।